चलो। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। सुबह के बज चुके हैं 9 और आप सभी को पता है कि 9 बजे एक बहुत बेहतरीन हमारा जो है, मैं देखूं तो पायलट और सेवक बैच में, ठीक है ना, हिस्ट्री की क्लास चलती है, जैसे कि आप कंटिन्यू करते भी आ रहे हैं। तो जल्दी से एक बार सभी स्पीड के साथ जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने सेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करेंगे। प्रभात कुमार जी हमारे साथ हैं। चलो जी, पंकज कुमार हैं, सुप्रभात सर जी, जय भीम जय भारत, जय भीम जय भारत स्वीकार। सेविंदर जी, केसपाल सर को औरैया की धरती से प्रणाम, तो आपकी प्रणाम स्वीकार होगी। सुप्रिया सिंह है, प्रीति है, ठीक है, राम दयाल महतो भी हमारे साथ हैं, राहुल कुमार होंगे, गुंजन। चलो जी, तो सूरज राय भी हैं, नेहा, ठीक है ना, अ, गोलू प्रजापति, तो सभी जो है स्पीड के साथ जुड़ी चुके हैं। और मित्रों, आज गुलाम वंश आपका चल ही रहा है, तो आज मैं देखूं तो गुलाम वंश की तरफ हम चलेंगे। तो मित्रों, गुलाम वंश का पार्ट होगा सेकंड। आज क्या होगा? पार्ट नंबर सेकंड यहाँ पर हम पढ़ते चलेंगे। और पार्ट नंबर सेकंड में यदि मैं बात करूं तो हमारा चल रहा था इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश, वो इल्तुतमिश जिसने 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर अपना जो है राज सिंहासन कराया, राजपाट किया है। तो उस इल्तुतमिश के बारे में मैं यहाँ पर बात कर रहा था। तो जल्दी से एक बार सभी जुड़ेंगे। तो अंकित जी सभी हमारे साथ हैं ही, और चलते हैं मित्रों अपने इस सेशन की तरफ। बहुत बेहतरीन तरीके से इस सेशन को करते चलेंगे। तो आशा करूंगा कि आप सभी पहले तो खुशहाल होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, जहां भी होंगे एकदम जबरदस्त होंगे। और इसी के साथ मेरे प्यारों, उस इल्तुतमिश को हम करते चलेंगे। इल्तुतमिश, ठीक है ना। तो इल्तुतमिश की यदि मैं बात करूंगा तो आप सभी को पता भी होगा, क्योंकि इल्तुतमिश चल ही रहा है। कुछ होंगे ऐसे जिन्होंने ना पढ़ा होगा कल और आज नई क्लास कर रहे होंगे। तो इल्तुतमिश, ठीक है। चलो, मैंने बता ही दिया। तुर्कान ए चहलगामी का जो 40 सरदार, उसमें तुर्क सरदार हुआ करते थे, जिसे मैं बोलूं मंत्री परिषद, उसका गठन भी कर दिया। अब इसी के साथ मित्रों एक क्वेश्चन और बेहतरीन आपके लिए होगा। अब क्वेश्चन क्या होगा कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो आप इल्तुतमिश यहां पर बता रहे होंगे। कौन सी उपाधि की बात कह दी सर जी? तो मैं आपसे बात करूंगा सुल्तान की उपाधि। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन, जबरदस्त होगा और आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे सर सुल्तान की उपाधि, किसकी उपाधि की बात है मेरे प्यारों? तो हम बताएंगे सुल्तान की उपाधि, ठीक है ना, सुल्तान की उपाधि प्रदान करने वाला। क्या करने की बात कह दी सर जी? सुल्तान की उपाधि प्रदान करने वाला, ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत का, कौन सी सल्तनत की बात कह रहे हो? तो सर सुल्तान की उपाधि प्रदान या धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का, मेरे प्यारो, कौन सी सल्तनत की बात है? तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम, ठीक है ना, प्रथम प्रथम शासक, ये भी आप लिख देंगे, प्रथम शासक इल्तुतमिश था मेरे प्यारो। ऐसा क्वेश्चन यदि आए तो आप निश्चित तौर पर जो है करेंगे। कौन था? तो हम बताएं सर जी, इल्तुतमिश था। कितना सुंदर क्वेश्चन होगा। तो सुल्तान की उपाधि की बात है यहाँ पर। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत की यदि बात होगी, 18 फरवरी 1900, माफी चाहूंगा, 1229 ईस्वी को यह उपाधि धारण कर ली। किसने? तो आप बता रहे होंगे सर इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है और आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए यहां लिख देंगे हम आईएमपी। सर जी आईएमपी क्या हो गया? इंपोर्टेंट हम बताएंगे, ठीक है ना। चलो, अभी क्वेश्चन पूछा गया, इल्तुतमिश ने एक नागौर पढ़ता है, और नागौर कहाँ है सर जी? तो आप गुलाम वंश करो। गुलाम वंश ही तो चल रहा है, गुलाम वंश में ही तो है, ठीक है।
अरे भैया, मैंने कार्यकाल सारे कल करा दिए हैं, ठीक है ना। बार बार थोड़ी लिखाऊंगा इसका कार्यकाल, ये जो चीजें हैं तो मैं कल, ये टॉपिक अधूरा रह गया था, बस 2-3 पॉइंट हैं, उसके बाद अगला सुल्तान आएगा, ठीक है। चलो, अब बात क्या आती है मेरे प्यारो, इल्तुतमिश ने नागौर, और नागौर की यदि मैं बात करूं तो ये पड़ता है राजस्थान में, और वहां पर एक अतारकिन का दरवाजे का निर्माण भी करवाया था। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा, जब आएगा तो बताएंगे। इल्तुतमिश ने नागौर राजस्थान में, यदि मैं बात करूं किसकी बात होगी, तो आप बता रहे होंगे सर इल्तुतमिश, इस तरीके से करेंगे। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने, ठीक है ना, इल्तुतमिश ने क्या होगा सर, नागौर। और ये नागौर कहाँ पड़ता है, तो आप बता रहे होंगे सर ये तो राजस्थान में पड़ता है। नागौर राजस्थान में, इस तरीके से लिखेंगे, नागौर राजस्थान में, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने नागौर, और नागौर की यदि मैं बात करूं राजस्थान में, एक अतारकिन होगा, कौन सा, तो आप बता रहे होंगे सर जी अतारकिन, ऐसे अतारकिन, अतारकिन, ठीक है ना, अतारकिन का दरवाजा, ठीक है। अतारकिन का कौन सी की बात होगी सर, दरवाजे का, इस तरीके से लिख देना है। अतारकिन का दरवाजे का निर्माण करवाया, नागौर में अतारकिन के दरवाजे का निर्माण, ठीक है ना, निर्माण करवाया। ये भी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, और जब आएगा तो आप बता रहे होंगे। आ जाए कि अतारकिन का दरवाजा कहाँ अवस्थित है, तब आप बताएंगे सर नागौर में। और नागौर कहाँ स्थित है मेरे प्यारो, राजस्थान में। क्वेश्चन बड़ा शानदार है, और जब जवाब दे रहे होंगे तो और शानदार आप बता रहे होंगे। मित्रों, 30 अप्रैल 1236 ईस्वी की बात होगी, और इल्तुतमिश की हो जाती है मृत्यु। यदि मैं बात करूं सर इनकी मृत्यु कब होती है, तो आप बता रहे होंगे, यदि मैं, ठीक है ना, डेथ की बात करूंगा तो आप बता देना सर मृत्यु, हाँ, तो ये तो भैया आप 30 अप्रैल यहां पर बता रहे होंगे कि अप्रैल, तो 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को, ठीक है ना, इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी, इल्तुतमिश। और इनके शासनकाल में न्याय चाहने वाला व्यक्ति लाल वस्त्र धारण करता था। हाय सर, मेरे पायलट बैच में कुछ भी नहीं समझ में। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। तो ये आपको बताना है, 30 अप्रैल 1236 ईस्वी की बात होगी, तो इनकी क्या हो जाती है मेरे प्यारो, मृत्यु हो जाती है। और यदि मैं बात करूं, ठीक है ना, इल्तुतमिश के शासनकाल में, यही मैं लिख दूंगा किसके शासनकाल की बात होगी, तो आप बता रहे होंगे इल्तुतमिश के, इल्तुतमिश के शासन काल में। क्वेश्चन बड़ा सुंदर, बड़ा जबरदस्त। इल्तुतमिश के शासन काल में न्याय चाहने वाला व्यक्ति, क्या चाहने की बात कह रहे हो, न्याय चाहने वाला, ये हम बता रहे होंगे सर जी। इल्तुतमिश के शासन काल में न्याय चाहने वाला जो व्यक्ति है, यदि मैं बात करूं सर जी, न्याय चाहने वाला व्यक्ति लाल वस्त्र धारण करता था। कैसे, लाल वस्त्र, ठीक है ना, ये आप लिख देंगे। यदि किसी व्यक्ति को, ठीक है, यदि पहले एक बार समझेंगे, यदि किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो जाता है, अब अन्याय में कैसी भी घटना को हम यहां पर ले लेंगे, और जब अन्याय हो जाता है और उसे क्या है भाई सब, न्याय चाहना पाता है, तो वो इल्तुतमिश के यदि दरबार में पहुंचेगा तो वो कौन से वस्त्र धारण करेगा, तो आप बताएंगे सर जी रेड क्लॉथ, मतलब कि पूरे लाल वस्त्र धारण करके आएगा, तो पता पड़ जाएगी भैया कि हाँ ये जो है न्याय चाहना चाहता है। सर गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो भैया कुतुबुद्दीन ऐबक था, पहली क्लास देखो, ठीक है ना। चलो, यहां तक पॉइंट आपके समझ में आया होगा बहुत बढ़िया तरीके से, यहां तक पॉइंट आपके समझ में आया होगा। यदि परीक्षा में पूछे जाएंगे तो बताएंगे। अब मित्रों, इसी के साथ आता है चौथा जो सुल्तान होगा, जिसका नाम होगा रुकनुद्दीन। ऐसे कर देना है सर जी, कौन सी दीन की बात है, रुकनुद्दीन, ऐसे करेंगे, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। कौन सी शाह की बात होगी, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, आप बताएंगे। और जी के यदि मैं बात करूं रुकनुद्दीन फिरोज शाह की, तो इनका जो कार्यकाल रहेगा वो रहेगा भाई साहब 1236 एडी तक की, मतलब ईस्वी तक, 1236 ईस्वी तक रुकनुद्दीन फिरोज शाह की यहां पर बात होगी।
और बात तो बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। मित्रों, इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पहले अपना जो उत्तराधिकारी या नेक्स्ट जो सुल्तान बनाने की जो चाहत थी वो पुत्री, और पुत्री का नाम था सर जी, नाम यदि मैं बात करूं, पुत्री का नाम होगा रजिया सुल्तान की चाहना थी। लेकिन तुर्क जो सरदार हैं वे किसी स्त्री को सुल्तान बनना जो यदि सुल्तान बन गई या सुल्तान बनने में मतलब कि अपना अपमान समझते थे। यदि कोई स्त्री सुल्तान बन जाती है, ठीक है ना, या शासिका बन जाती है, तो तुर्क सरदारों का क्या होगा? अपमान होगा। इल्तुतमिश के बड़े पुत्र का नाम था नासिरुद्दीन, जो लखनौती का शासक था। जो बड़ा पुत्र गद्दी पर बैठता उसकी मृत्यु इल्तुतमिश से पहले ही हो गई। उधर तुर्क सरदार और एक इनकी जो है इल्तुतमिश की पत्नी का नाम था शाह तुर्कन ने षड्यंत्र रचकर मेरे प्यारो इस रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठा दिया। और जैसे ही गद्दी पर बैठा है तो वास्तविक सत्ता की यदि मैं बात करूं तो शाह तुर्कन के हाथों में चली गई। ये शाह तुर्कन कौन थी? ये इल्तुतमिश की पत्नी थी, रजिया सुल्तान की माँ थी, या रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माता थी, ठीक है ना। और यह एक अयोग्य शासक ठहरा। जनता परेशान हो गई। फिरोज शाह अपनी अय्याशी में मशहूर था, और इसी का जो है फिरोज शाह की अनुपस्थिति का मौका उठाकर रजिया सुल्तान ने, ठीक है ना, जो है रजिया सुल्तान जो है, ठीक है, जनता के बीच में जाती है और लाल वस्त्र धारण करती है और न्याय मांगती है। यदि आप मुझे सुल्तान बनाएंगे तो मैं इस राजपाट को एकदम बढ़िया तरीके से चला पाऊंगी, ठीक है। जैसे ही फिरोज शाह आता है जनता में, ठीक है ना, जनता ने भैया इसे जो है बंदी बनाकर खत्म कर दिया। और अगली नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो गद्दी पर कौन बैठेगा? तो गद्दी पर बैठेगी रजिया सुल्तान, ठीक है। पांचवा यदि बात होगी तो आप बता रहे होंगे सर अगला जो कर देना है आपको रजिया सुल्तान करनी होगी। कौन सी सुल्तान? तो हम बता रहे होंगे मेरे प्यारो रजिया सुल्तान। ये इस तरीके से आप लिखेंगे। कौन सी सुल्तान की बात है? तो हम बताएं सर, हाँ जी, रजिया सुल्तान आप बता रहे होंगे जो 1236 से लेकर मेरे प्यारो 1240 ईस्वी तक गद्दी पर बैठी है। एडी भी लिख दूंगा, ईस्वी बात एक ही है, ठीक है ना। तो रजिया सुल्तान की यदि बात होगी, रजिया सुल्तान की बात होगी तो 1236 है, यह पूछा जाएगा तो आप बता रहे होंगे। चलो, अब रजिया सुल्तान से संबंधित क्वेश्चन क्या होगा? पहले, दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम महिला शासिका कौन थी? तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, नाम होगा सर जी रजिया सुल्तान। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या होगा? दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठ गई है, 4 वर्षों तक शासन किया है। कौन सी सल्तनत की बात कह रहे हो मेरे प्यारों? तो हम बात कर रहे हैं सर जी दिल्ली सल्तनत की प्रथम, ये हम बताएं दिल्ली सल्तनत की प्रथम वे क्या होगा? दिल्ली सल्तनत की प्रथम वे अंतिम, इस तरीके से लिखेंगे, अंतिम महिला शासिका। मतलब पहली भी और अंतिम भी महिला शासिका की यदि बात होगी, महिला शासिका कौन थी? तो सर महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। कौन सी सुल्तान की बात होगी? तो हम यहां पर लिख रहे होंगे सर रजिया सुल्तान थी। एक क्वेश्चन तो ये हो गया आपका पहला। और कई बार कितनी बार हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इसे हम कर देंगे आईएमपी। तो दिल्ली सल्तनत की यदि मैं बात करूं तो इसका, हाँ ठीक है, चलो। तो यहां तक जो है आपके बात आई होगी समझ में। यदि मैं बात करूंगा, किसकी बात करूंगा सर जी? दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम महिला शासिका, मतलब कि पहली भी और अंतिम भी, ना इससे पहले वे थी ना इसके बाद, एकमात्र हम यहां पर शब्द बोल देंगे, ठीक है। चलो, रजिया सुल्तान ने 1236 ईस्वी में राज्याभिषेक तो करा लिया। पुरुषों की वेशभूषा धारण करके, कूबा बोलेंगे तो टोपी,
पुरुषों की तरह कुल्हाड़ा बोले तो कोट पहनकर राज दरबार में जाया करती थी। हाथी पर बैठकर हाथी पर बैठकर जनता के संपर्क में या जनता के आमने सामने जाया करती थी और घोड़े पर बैठकर युद्ध करने जाया करती थी। जो तुर्क सरदारों को भाई साहब एकदम अच्छा ना लगता था। तुर्क हैं कौन ये सर जी? वो तुर्कों की बात है जो 40 सरदार हैं, तुर्कान ए चहलगामी, जिसे मंत्री परिषद यहां पर मैं बोल रहा हूं। कह रहे हैं सर दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो भैया दिल्ली सल्तनत में 5 वंश आए और पांचों में पहला वंश था गुलाम वंश, जिसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ये मैंने सारी चीजें करा दी हैं, तो आप एक बार पहली क्लास देखेंगे, ठीक है ना, तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से जो है याद होंगे। यहां तक पॉइंट आपकी समझ में आया होगा। चलो मित्रों, रजिया सुल्तान ने एक अविसीनिया के एक गुलाम थे, दास था, जिसका नाम था जलालुद्दीन याकूत। पहले समझना है, ठीक है ना। रजिया सुल्तान ने अविसीनिया के एक नागरिक थे, नाम गुलाम भी था, नाम था उसका जलालुद्दीन याकूत को, ठीक है ना, हक से ज्यादा सम्मान दिया और उन्हें अमीर ए आखूर बोलेंगे तो जो घुड़सवार होते हैं ना, उनका अधिकारी नियुक्त कर दिया। और जब अधिकारी नियुक्त कर दिया तो तुर्कों को यह भी बात अच्छी ना लगी। और मेरे प्यारों, यदि मैं बात करूं, एक भटिंडा के सूबेदार थे जिनका नाम था अल्तूनिया। अल्तूनिया ने क्या, जलालुद्दीन याकूत की हत्या कर दी है, ठीक है ना, और रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया। इसी दृष्टिकोण का परिचय देते हुए रजिया सुल्तान ने अल्तूनिया से शादी कर ली। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि रजिया सुल्तान के पति का नाम क्या था, तो हम बता रहे होंगे सर जी अल्तूनिया। पहला क्वेश्चन तो ये होगा। अब दूसरी बात क्या होगी भैया, तो आप बताएंगे अविनीसिया निवासी एक गुलाम जलालुद्दीन याकूत होगा, ठीक है ना। यदि मैं बात करूं रजिया सुल्तान ने इस तरीके से अमीर ए आखूर का पद किसे प्रदान किया, तो आप बताएंगे एक जो है अमीर ए आखूर। इस तरीके से क्वेश्चन होगा सर जी। कौन से आखूर की बात है, तो मेरे प्यारो अमीर ए आखूर। और यदि मैं इसकी बात करूं तो आप बता रहे होंगे अस्बसाला। अस्बसाला मतलब कि जहां घोड़ों का जो अस्तबल होता है, अस्बसाला का प्रधान यदि मैं बात करूं, ठीक है ना, अस्बसाला का प्रधान। तो अमीर ए आखूर अस्बसाला का प्रधान, ठीक है ना। जो पद है, जो पद जो दिया है मेरे प्यारो, वो किसे दिया है, तो आप बताएंगे जलालुद्दीन। इस तरीके से जलालुद्दीन, ठीक है ना, याकूत को। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। कौन सी याकूत की बात होगी सर? ऐसे करो, जलालुद्दीन याकूत। अब इसकी हत्या किसने कर दी? हत्या कर दी तो आप बता रहे होंगे सर भटिंडा के सूबेदार होंगे। कहां के? तो हम बताएं सर जी, हाँ, भटिंडा के सूबेदार। और सूबेदार का नाम क्या होगा? सूबेदार, ठीक है ना, सूबेदार अल्तूनिया ने, ठीक है ना। अब अल्तूनिया ने और रजिया सुल्तान को क्या कर लिया सर जी? बंदी बना लिया। अब बंदी बना लिया तो रजिया सुल्तान ने क्या है भैया? शादी कर ली। रजिया ने कूटनीतिक दृष्टिकोण से अल्तूनिया से क्या कर ली है? तो आप बता रहेंगे जो अल्तूनिया है इससे शादी कर ली, ठीक है ना। तो रजिया सुल्तान के पति का नाम क्या था? ये क्वेश्चन हमसे कई बार पूछा जा चुका है। रजिया सुल्तान की, ठीक है ना, रजिया सुल्तान के पति का नाम यदि मुझसे पूछा जाएगा तो पति आप बता रहे होंगे भटिंडा का सूबेदार, और सूबेदार का नाम था भैया, तो आप बताएंगे अल्तूनिया। इस तरीके से करेंगे। चलो, क्या था सर जी? अल्तूनिया था। ये पॉइंट आप जो है कर देंगे। रजिया सुल्तान के पति के नाम की बात होगी तो आप बता रहे होंगे अल्तूनिया। मित्रों, भटिंडा से दिल्ली लौटते वक्त पहली बात तो रजिया सुल्तान और इसके एक बड़े भाई का नाम था बहराम शाह का युद्ध हो जाता है, जिसमें बहराम शाह विजयी होता है। भटिंडा से दिल्ली लौटते वक्त 1240 ईस्वी में अल्तूनिया और रजिया सुल्तान की हत्या कर दी जाती है कुछ डाकुओं के द्वारा, जो बहराम शाह के द्वारा भेजे गए थे। यदि मैं बात करूं रजिया सुल्तान के पति का नाम क्या होगा, तो आप बता रहे होंगे सर जी इसका नाम तो अल्तूनिया होगा। ये कौन है? ये भटिंडा का सूबेदार है, ठीक है। चलो, अब मैं रजिया सुल्तान की हत्या की बात करूं, ठीक है ना, तो आप हत्या भी लिखेंगे 1240 ईस्वी में मेरे प्यारो
कौन से वर्ष की बात होगी? 1240 ईस्वी में, ठीक है ना, 1240 ईस्वी में। तो आप बताएंगे भटिंडा से। कहाँ से सर जी? तो आप बता देना भटिंडा से। दिल्ली लौटते वक्त, कहाँ लौटने की बात है? आप बताएंगे दिल्ली लौटते वक्त, ये आपको बताना है। दिल्ली लौटते वक्त क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा। दिल्ली लौटते वक्त 1240 ईस्वी में भटिंडा से दिल्ली लौटते समय, ठीक है ना, दिल्ली लौटते समय किसने? तो कुछ डाकुओं ने, ये आप मतलब कि कुछ डाकुओं ने इनकी हत्या कर दी। कुछ डाकुओं ने ये आपको लिख देना है। और इसी के साथ मेरे प्यारो, रजिया सुल्तान का एक भाई था जिसका नाम था सर जी, ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आएगा। ये तो समस्या है। मैंने कौन सा यहाँ दिया जो है बढ़ा दिया कोई और? इल्तुतमिशी तो कराया है ना कुतुबुद्दीन ऐबक के। यूं कुतुबुद्दीन ऐबक लिख रहा यूं, ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह है। भैया थोड़ा सा ध्यान दो, ऐसे मत करो, पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है, ठीक है ना। चलो, अब मुझे ना पता कि तुम इतने ज्यादा भी जो है होशियार हो, ठीक है। चलो, अब इसी के साथ अगले यदि मैं सुल्तान की बात करूं, 5वें नंबर की रजिया सुल्तान। अब छठे नंबर पर आएगा आपका बहराम शाह। कौन सी शाह की बात होगी? यदि मैं छठे नंबर की बात करूं तो आप बता रहे होंगे सर छठे नंबर पर कर देना बहराम शाह। इस तरीके से आप लिखेंगे। कौन सी शाह की बात होगी? तो छठवा जो नंबर होगा वो होगा आपका बहराम शाह का, ठीक है। तो किसका होगा सर जी? तो 1240 से लेकर 1242 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा है। कब से सर जी? 1240 से 1242 एडी तक गद्दी पर बैठा है। ये आप बता रहे होंगे 1240 से 1242 एडी तक गद्दी पर बैठेगा कौन? बहराम शाह, ठीक है ना। मुइनुद्दीन बहराम शाह जिसका नाम होगा, ठीक है। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये मुइनुद्दीन बहराम शाह नाम मात्र का सुल्तान था। वास्तविक जो सत्ता है वो तुर्कान ए चहलगामी के अंदर निहित थी। सर तुर्कान ए चहलगामी कौन है? तो आप बता रहे होंगे 40 सरदार जो थे, वो 40 तुर्क सरदार जो थे, उनके अंदर वास्तविक शक्ति निहित हो गई और सुल्तान हो गया नाम मात्र का। तो ये आप लिखेंगे। बहराम शाह की बात है मेरे प्यारो, तो मोइनुद्दीन बहराम शाह आप लिखेंगे सर बहराम शाह, ठीक है ना, बहराम शाह नाम मात्र का। इस तरीके से आपको बताना होगा नाम मात्र का सुल्तान था। नाम मात्र का, ये आपको बताना है नाम मात्र का सुल्तान था। अब ये तो वैसे आप लिख देना भी, चलो नाम मात्र का सुल्तान था। राज्य की यदि मैं वास्तविक सत्ता की या शक्ति के संचालन, ठीक है, ऐसे भी लिख देंगे राज्य की वास्तविक, ठीक है। क्या होगा सर जी? राज्य की जो वास्तविक है ना, राज्य की वास्तविक शक्ति का संचालन, राज्य की वास्तविक शक्ति का जो संचालन होगा, शक्ति का, इस तरीके से आप लिखेंगे राज्य की वास्तविक शक्ति का संचालन तुर्कान ए चहलगामी, ठीक है ना। अब तुर्कान ए चहलगामी मैंने बता दिया। तुर्कान ए चहलगामी मतलब 40 सरदारों का जो मतलब 40 सरदारों का जो दल था, तुर्कान ए चहलगामी करती थी। 40 सरदारों का जो दल था, और भैया वो वास्तविक शक्ति का संचालन कर रहे हैं। मेरे प्यारो, जब बहराम शाह गद्दी पर बैठा है तो इसने एक नवीन पद, नवीन माने होता है नया, नए पद का सर्जन किया जिसका नाम था नायब ए मुमलकत। ये सबसे ज्यादा, जैसे आज मैं वर्तमान की बात करूं, नायब ए मुमलकत क्या होता है सर जी? जैसे आज वर्तमान में नायब तहसीलदार होता है ना, एक ऐसे पद का सृजन किया है। और इस पद पर ठीक है ना, बैठने वाला या नियुक्त होने वाला पहला व्यक्ति था एतगीन। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा और ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सर। नायब ए आपको करना है, नायब ए, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन। नायब ए, ठीक है ना, मुमल ऐसे करेंगे, क्या होगा सर जी? मुमलकत, ठीक है ना। कौन सा होगा? नायब ए मुमलकत। नायब ए
मुमलकत इस तरीके से कर देना है, इस पद का सृजन किया। ठीक है, नायब ए मुमलकत जिसे मैं बोलूंगा संरक्षक। ठीक है ना, उस समय क्या था, संरक्षक। ये आप बता रहे होंगे संरक्षक। ठीक है ना, नवीन पद का सृजन किया। नवीन ऐसे लिखेंगे, किसने, नवीन जो नया जो पद है, नवीन पद का सृजन किया और इस पद पर नियुक्त होने वाला सृजन आप बताएंगे, नवीन पद का सृजन किया। ठीक है ना, सृजन किया और इस पद पर नियुक्त होने वाला, इस पद पर नियुक्त होने वाला यदि मैं बात करूं, किया आप करेंगे, किया इस पद पर नियुक्त होने वाला, किया इस पद पर नियुक्त होने वाला पहला जो व्यक्ति होगा। ठीक है ना, पद पर नियुक्त होने वाला प्रथम व्यक्ति, ये आप होंगे लिख देंगे प्रथम। ठीक है ना, मतलब प्रथम कौन बना था, नायब ए मुमलकत का जो पद है सबसे पहले किसने धारण किया, एतगीन आप बता रहे होंगे। क्या सर जी, एतगीन। आ रही बात समझ में ना, चलो ये पॉइंट आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, नायब ए मुमलकत संरक्षक का जो पद है, ये नवीन पद है, इसका सृजन किसने किया, बहराम शाह ने। और जब बहराम शाह ने जो पद का सृजन किया तो इस पर नियुक्त होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, एतगिन, जिसे इख्तियारुद्दीन एतगिन भी हम बोलेंगे। ठीक है, चलो मित्रों 1241 ईस्वी की बात है। 1241 ईस्वी में मंगोलों ने लाहौर पर आक्रमण कर दिया और इस लाहौर पर आक्रमण होते ही जो दिल्ली सल्तनत सिंधु तक फैला हुआ था वो आज मतलब कि रावी नदी तक ही सिमट कर रह गए, व्यास वगैरह जो नदियां हैं इन तक सिमट कर रह गया। अब भाई साहब मंगोल भी आक्रमण करने आ रहे हैं, तो आप बताएंगे कि 1200 इसके शासनकाल की बात होगी। 1241 ईस्वी में मेरे प्यारों मंगोलों ने, अब मंगोल आक्रमण कर रहे हैं। ठीक है, 1241 ईस्वी में मंगोलों ने, ठीक है ना, किस पर, तो हम बताएंगे सर लाहौर पर आक्रमण किया। किसकी बात होगी मेरे प्यारों, लाहौर पर आक्रमण किया। बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन होगा, लाहौर पर आक्रमण किया ये आपको बताना है। और जब लाहौर पर आक्रमण किया तो होता क्या है, होता क्या है तो आप बता देंगे, मंगोल आक्रमण से सल्तनत की सीमा यदि मैं बात करूं सिंधु नदी से घटकर ब्यास नदी तक सिमट गई। ठीक है, मंगोल आक्रमण के पश्चात 1241 में आक्रमण कर दिया, किस पर, लाहौर पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो मंगोल आक्रमण से जो सल्तनत की सीमा है आप लिखेंगे सर जी कौन से, तो आप बता रहे होंगे मंगोल आक्रमण से, इसके शासनकाल की मैं बता रहा हूं, मंगोल आक्रमण से, आक्रमण से। ठीक है ना, सल्तनत की जो सीमा होगी मेरे प्यारों, किसकी सीमा की बात है, तो आप बताएंगे सल्तनत की सीमा कहां से, सल्तनत की सीमा सिंधु नदी से। ठीक है ना, कौन सी नदी से मेरे प्यारों, हम बताएं सर जी, हाँ सिंधु नदी से। मतलब पहले तो सिंधु नदी ही से घटकर ब्यास नदी तक सिमट गई, सिंधु नदी से घटकर आप बता रहे होंगे, सिंधु नदी से घटकर ब्यास नदी तक, कौन सी नदी की बात कह रहे हो सर जी, ब्यास नदी तक, ठीक है ना, सिमट गई। कितना सुंदर सा क्वेश्चन होगा, जब आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे। ठीक है, सिमट गई, दिल्ली सल्तनत सिंधु नदी तक लगता था और वो सीमा व्यास नदी तक आ गई मेरे प्यारों, किसके समय, तो आप बता रहे होंगे बहराम शाह के समय। ठीक है, 13 मई का दिन था और 1242 ईस्वी को बहराम शाह की हत्या कर दी मंगोलों के द्वारा ही। ठीक है ना, तो आप बताएंगे सर जी कै मई की बात है, यदि हत्या की बात होगी बहराम शाह की हत्या, तो आप बता देना 13 मई सर, कै मई, 13 मई, इस तरीके से लिखेंगे 13 मई 1242 ईस्वी को। ठीक है, 13 मई 1242 ईस्वी को बहराम शाह की हत्या कर दी गई। इसी के बाद गद्दी पर बैठता है अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है, कौन सा होगा सर, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में नहीं बताया। तासा विपुल जी पहली वाली क्लास, कल वाली क्लास देखो। ठीक है ना, सारी चीजें करवाई हैं बढ़िया तरीके से। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बारे में नहीं बताया, ये क्लास डिस्टर्ब करने वाली बात है और कुछ नहीं।
ठीक है, तो एक बार पहली वाली क्लास से देखोगे बढ़िया तरीके से। कल जो मैंने क्लास कराई है एक बार उसे देखना, ठीक है, करवाया सब कुछ है। जो बाकी बच्चे हैं तुम्हारे साथ और बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, सब नोट कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। आपका कभी ये नहीं कराया वो नहीं कराया, ठीक है ना, तो ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं कमेंट्स भी ना कर पाओगे। तो हाथ जोड़कर आपसे विनम्र निवेदन मैं करता हूँ कि बार बार उसके बारे में नहीं बताया, मैंने सारी चीज़ें बताई हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो आ रही बात समझ में, यहाँ तक पॉइंट आया होगा समझ में। आगे चलते हैं। अलाउद्दीन मसूद शाह, ये कैवे नंबर का होगा सर? जो है ये थे आपके छठे नंबर के। अब सातवें नंबर का जो आएगा उसका नाम होगा अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है, सातवें नंबर पे जो सुल्तान आता है तो उसका नाम होगा, तो आप बता रहे होंगे सर अलाउद्दीन, इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, और वैसे भी दो दे बना दो, मसूद शाह। ठीक है, कौन सी शाह की बात होगी? तो मेरे प्यारो अलाउद्दीन मसूद शाह आपको बताना होगा। और अलाउद्दीन मसूद शाह की यदि मैं बात करूं तो आप बता रहे होंगे सर समय, तो इसका 1242 से लेकर, ठीक है ना, और वर्ष कौन सा होगा? 1246 ईस्वी होगा। 1242 से 1246 एडी आप कर देंगे, या ईस्वी किसका समय की बात होगी? तो आप बताएंगे अलाउद्दीन मसूद शाह गद्दी पर बैठता है। ठीक है, यदि मैं बात करूं अलाउद्दीन मसूद शाह की सर जी, तो अलाउद्दीन मसूद शाह रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र व इल्तुतमिश का पोता था। कौन सर जी? अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है ना, और यदि मैं मसूद शाह की बात करूं तो मसूद शाह एक दुर्बल और ऐशम जो है सुल्तान ठहरा, मतलब कि दुर्बल है, दुर्बल कमजोर खत्म ही है मामला। ठीक है, किसके बारे में? अलाउद्दीन मसूद शाह की यहाँ पर बात चल रही है। ठीक है, चलो अब बात क्या होगी सर? अब हमसे पूछने लगी ये अलाउद्दीन मसूद शाह कौन है, तो हम बताएंगे मसूद शाह जो है ना, ये जो गद्दी पर बैठा है अलाउद्दीन मसूद शाह, मसूद शाह आप बताएंगे रुकनुद्दीन। सर रुकनुद्दीन तो हाँ कौन था ये? रुकनुद्दीन भी अयोग्य शासक ठहरा। रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र, इस तरीके से आप लिखेंगे। रुकनुद्दीन फिरोज शाह का क्या होगा? तो आप बता रहे होंगे रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र। ठीक है ना, फिरोज शाह का पुत्र तथा, तथा आप बता देंगे सर जी पुत्र तथा इल्तुतमिश का, किसका सर जी? इल्तुतमिश का क्या बताएंगे? इल्तुतमिश का पोता था या पोत्र था। भाई पोत्र पोता समझ रहे होंगे ना, तो ये पोता था। कौन? अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है, मसूद शाह भी एक दुर्बल और एक अयोग्य व्यक्ति था। यदि मैं बात करूं, ठीक है ना, तो मसूद शाह यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे मसूद शाह एक दुर्बल एवं एक कैसा है? मसूद शाह एक दुर्बल एवं अयोग्य, दुर्बल एवं कैसा होगा? तो सर जी अयोग्य शासक आप बता रहे होंगे, दुर्बल एवं अयोग्य शासक था। ये भी क्वेश्चन, मतलब ये अयोग्य शासक ठहरा ये भी। ठीक है, चलो किसके बारे में कह रहे हो? तो मैं कह रहा हूं अलाउद्दीन मसूद शाह के बारे में, यह भी एक दुर्बल और अयोग्य शासक ठहरा। कौन? अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है मित्रों, जब मैं अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों को देखूं तो अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा, कौन से खलीफा की बात है सर जी? बगदाद के जो अंतिम खलीफा हैं उनका नाम होगा अल मुस्तसीम, मुस्तसीम बिल्लाह। ठीक है ना, का चित्र अंकित मिलता है। अब आएगा दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का चित्र अंकित हो मिलता है? तो आप बता रहे होंगे अलाउद्दीन मसूद शाह। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा और आएगा तो आप निश्चित तौर पर, ठीक है ना, बता रहे होंगे। ठीक है, चलो तो क्या होगा सर? क्वेश्चन होगा अलाउद्दीन मसूद शाह। इस तरीके से आपको बताना है कौन से मसूद शाह की बात होगी मेरे प्यारो? अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है ना, ये आप बताएंगे अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर कि क्या होगा सर जी? सिक्कों पर आपको बताना होगा अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर
सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा, कैसे खलीफा की बात होगी, बगदाद के अंतिम खलीफा, ठीक है ना, इस तरीके से लिखना है। बगदाद के क्या होंगे सर जी, अंतिम खलीफा, इसके अलाउद्दीन मसूद शाह अल मुस्तसीम बिल्लाह, ठीक है ना, सिक्कों पर ऐसे करेंगे अल मुस्तसीम, मुस्तसीम, ठीक है ना, इस तरीके से लिख देंगे। बिल्लाह का, अल मुस्तसीम बिल्लाह का, ठीक है ना, बिल्लाह का चित्र अंकित मिलता है। बिल्लाह का क्या होगा सर जी, चित्र, ठीक है ना, अंकित, मतलब कि अंकित मिलता है। कहने का मतलब आप समझ के होंगे, मिलता है मतलब यदि मैं देखूं तो इसके सिक्कों पर हमें क्या है, बगदाद के अंतिम खलीफा का चित्र जो है, ठीक है, वो मतलब कि अंकित मिलता है किसके, अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, आता है तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब दे रहे होंगे। हाँ, अपने पापा की तरह चलते हैं। यहाँ तक नोट कर लिया होगा आपने बहुत बढ़िया तरीके से। आठवां जो सुल्तान है, इस इतना ही है बस ये, ठीक है, इसमें ये इम्पोर्टेंट है। आठवां होगा नासिरुद्दीन महमूद। कौन सा, आठवें सुल्तान की बात होगी तो आप बता रहे होंगे सर, आठवां सुल्तान आप करेंगे नासिरुद्दीन, इस तरीके से कर देना है, ठीक है। कौन सा, नासिरुद्दीन, ऐसे भी लिख देंगे, नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है, मतलब कि नासिरुद्दीन महमूद। अब नासिरुद्दीन महमूद की बात करूं मैं, ये आप बताएंगे 1200, ठीक है ना, 46 से लेकर 1266 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा है, ठीक है। 1246 से 1266 तक गद्दी पर बैठेगा नासिरुद्दीन महमूद, मेरे प्यारो, नासिरुद्दीन महमूद। यह इल्तुतमिश का पुत्र था और बलबन के सहयोग से मसूद शाह को गद्दी से हटाकर सुल्तान बना। ये भी कौन है, ये भी कौन होगा, तो ये भी आप बताएंगे नासिरुद्दीन महमूद भी इल्तुतमिश का ही पुत्र है। पुत्री पुत्र आ रहे हैं, ठीक है ना। चलो, तो आप बता रहे होंगे सर, क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा, तो आप बताएंगे सर जी यह इल्तुतमिश का पुत्र था, ठीक है, किसका, तो नासिरुद्दीन महमूद, तो मैं यहाँ महमूद ही लिख दूंगा। तो आप बताएंगे सर जी महमूद जो है इल्तुतमिश का पुत्र था, किसका, इल्तुतमिश का, ये आप बताएंगे। नासिरुद्दीन जो होगा इल्तुतमिश का, ये आप बता रहे होंगे इल्तुतमिश का क्या था सर जी, पुत्र था, ठीक है। बलबन के सहयोग से, बलबन चल रहा है भैया, बलबन के सहयोग से यदि मैं बात करूं तो आप बताएंगे सर बलबन के सहयोग से, सहयोग से महमूद शाह को, ठीक है ना भाई, ये जो गद्दी पर बैठा है मसूद शाह, माफी चाहूंगा, महमूद तो ये है ही, मसूद शाह को ऐसे लिख देंगे, मसूद शाह को, ठीक है। तो महमूद इल्तुतमिश का पुत्र था, बलबन के सहयोग से मसूद शाह को गद्दी से हटाकर, ठीक है ना, किससे हटाकर सर जी, गद्दी से हटाकर सुल्तान बनना है, गद्दी से हटाकर सुल्तान बना, ठीक है। क्या बना है, तो आप बता रहे होंगे गद्दी से हटाकर सुल्तान बना। अरे हट जा, कैसे हटेगा ये वहाँ, हटाकर क्या है सर जी, हटाकर, एक सेकंड, हटाकर क्या होगा भैया, हटाकर, गद्दी से हटाकर, यहां लिख दो, हटाकर सुल्तान बना, ठीक है। क्या बन गया सर जी, सुल्तान बना, ये आप बता रहे होंगे, सुल्तान बना, ठीक है। चलो, कौन, नासिरुद्दीन महमूद, आ रही है बात समझ में। मित्रों, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो कुरान की नकल करता था, मतलब लिखता था, और उन कॉपियों को बेचकर अपना जीवन यापन करता था। वास्तविक सत्ता, यदि मैं बात करूं तो वास्तविक सत्ता की यदि यहां पर बात आती है तो बलबन के हाथों में थी। और मित्रों, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया, नासिरुद्दीन महमूद से। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है
और भी शक्ति जो है, और भी ज्यादा शक्ति बलबन के हाथों में चली गई। ठीक है ना। तो बलबन ने, यदि मैं बात करूं, अपनी पुत्री हुजेदा का विवाह नासिरुद्दीन, ठीक है ना, जो है महमूद से किया था। आप लिख देना, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह, बलबन ने, ठीक है ना, अपनी पुत्री का विवाह, इस तरीके से लिखना है। बलबन ने अपनी जो पुत्री है, पुत्री का, पुत्री, ठीक है ना, अपनी पुत्री, यदि मैं बात करूं हुजेदा, कौन सी होगी सर जी? हुजेदा का विवाह, इस तरीके से आपको बताना है, हुजेदा का विवाह। ये भी बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन होगा, आएगा तो बताएंगे। बलबन ने अपनी पुत्री हुजेदा का विवाह नासिरुद्दीन, इस तरीके से लिख देंगे सर जी, नासिरुद्दीन, ठीक है ना, महमूद से किया। नासिरुद्दीन किससे किया है? महमूद से किया, ठीक है ना, महमूद से किया। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा आज है कि बलबन ने अपनी पुत्री हुजेदा का विवाह किससे किया था? नासिरुद्दीन महमूद से किया। इस समय वास्तविक शक्ति बलबन के हाथों में थी। जब विवाह किया था तो पूरी की पूरी शक्ति किसके हाथों में थी? तो आप बताएंगे, ठीक है ना। गुलाम था सर, प्लीज ठीक कर लीजिए। पुत्र नहीं था सर, गुलाम था। किसका? इसका गुलाम था। ठीक है, चलो। तो ये आपने बता दिया, बलबन ने अपनी पुत्री हुजेदा का विवाह किससे? नासिरुद्दीन महमूद से किया। ये आप बता रहे होंगे यहां पर। ठीक है, चलो मित्रों, आज एक क्वेश्चन है। नासिरुद्दीन महमूद ने 1249 ईस्वी में बलबन को एक उपाधि प्रदान की थी जिसका नाम था उलुग खां। नाम क्या है सर जी? उलुग खां की उपाधि प्रदान की। ये भी क्वेश्चन बड़ा सुंदर सा होगा, जब आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे। बताना है कि बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने प्रदान की है? तो आप बताएंगे सर बलबन को। किसकी बात तो होगी मेरे लाडलो? बलबन को हम बताएंगे उलुग खां। कौन सा खां होगा? तो उलुग खां की उपाधि, ठीक है ना। उलुग खां की उपाधि किसने? तो आप बताएंगे सर जी, बलबन को उलुग खां की उपाधि नासिरुद्दीन, इस तरीके से लिख देना है, किसने प्रदान की थी? तो आप बताएंगे नासिरुद्दीन महमूद ने, ठीक है ना, महमूद ने प्रदान की थी। ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा, प्रदान की थी। यदि क्वेश्चन आए तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे बलबन को उलुग खां की उपाधि नासिरुद्दीन महमूद ने प्रदान की थी। आएगा। और नायब ए मुमलकत जो है पद नियुक्त कर दिया। ये बलबन को एक पद और दिया, ठीक है ना, अपने समय। तो कौन सा पद होगा? नायब, जिसे मैं तहसीलदार बोल रहा था, नायब ए मुमलकत, इस तरीके से मुमलकत, ये आप लिख देना है। ये पद भी प्रदान किया बलबन को मेरे प्यारों, किसने? नासिरुद्दीन महमूद ने। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। 1266 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की अचानक मृत्यु हो जाती है, और इसी के साथ गद्दी पर जो बैठेगा, तो आप बताएंगे सर गद्दी पर बैठेगा बलबन। हाँ, ये भी बात है गुरुजी, ये तो 1246 से 1265 तक बैठा था। बात, यदि मैं एक दो बुकों को देखूं तो 1265 दे रखा है, लेकिन यदि वास्तविकता की तरफ चलूं तो ये 1265 नहीं है, मतलब 1266 ही एकदम एक्यूरेट है। ठीक है, क्योंकि इसने 20 वर्षों तक शासन किया था, और 20 वर्षों तक किया था बलबन ने, और यहाँ भी वास्तविक सत्ता उसके हाथ में है। और जब राजा का अधिकार प्राप्त करेगा वहां, तो 40 वर्षों तक बलबन ने दिल्ली सल्तनत पर राज किया था। ठीक है ना। बलबन था गुलाम, दास था इल्तुतमिश का, मेरे प्यारो, जो तुर्कान ए चहलगामी में था। ठीक है ना। तो इसके बारे में भी अभी मैं बताऊंगा, बलबन कौन था, सारी चीजें आपके सामने होंगी। ठीक है, चलो। 1266 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की क्या है? अचानक मृत्यु हो जाती है, और शमसी वंश का अंतिम शासक हुआ समाप्त। इसके बाद बलबनी वंश स्टार्ट हो जाता है। और बलबनी वंश किसने स्टार्ट किया था? आप बता रहे होंगे सर जी, बलबन ने। ठीक है, तो आप बताएंगे 1266 ईस्वी की बात होगी मेरे प्यारो। 1266 ईस्वी में, 1266 ईस्वी में बलबन की, इस तरीके से लिख देना है, 1266 ईस्वी में बलबन की क्या होगा? तो सर बलबन की अचानक, माफी चाहूंगा, नासिरुद्दीन की, ठीक है ना, ऐसे लिख देना है। 1266 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद जो है,
कि नासिरुद्दीन की अचानक मृत्यु हो जाती है। क्या अचानक की बात होगी, अचानक मृत्यु हो जाती है। अचानक क्या हो जाती है सर जी, मृत्यु हो जाती है। और भैया हो जाती है, यहाँ लिखेंगे ये शमसी वंश जो इल्तुतमिश ने चलाया था ना, तो मैं आपको बताऊं वह शमसी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, 1266 में नासिरुद्दीन की अचानक मृत्यु हो जाती है। यह क्या होगा सर जी, तो हम बता रहे होंगे शमसी वंश का अंतिम शासक था। शमसी वंश का क्या आप बता देंगे सर जी, अंतिम शासक था। ये आप बता रहे होंगे कैसे शासक की बात होगी मेरे प्यारो, अंतिम शासक था। ठीक है ना, और इसी के बाद क्या बलवनी वंश स्टार्ट हो जाता है। और अब गियासुद्दीन बलवन गद्दी पर बैठेगा, जो 1200, ठीक है ना, 1266 से लेकर 1286 तक। ठीक है, तो अब हम बताएंगे सर जी गियासुद्दीन बलवन, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन। और यदि मैं बात करूं गियासुद्दीन, इस तरीके से लिख देना है, कौन से सुद्दीन की बात है, गियासुद्दीन बलवन आप बता रहे होंगे। और गियासुद्दीन बलवन यदि बात होगी तो 1266 से लेकर 1286 तक बैठा है। और ये इसने एक नया वंश, जो तीसरा जो वंश था जिसका नाम था बलवनी वंश, मैंने लिखवाया होगा, बलवनी वंश स्टार्ट होता है। गुलाम वंश में भी 3 वंश आए हैं, कुतुबी वंश, ठीक है ना, शमसी वंश और बलवनी वंश। ये आपने पढ़े होंगे बढ़िया तरीके से। सर जी बलवन कौन था ना, बलवनी तो आ रहा है अब। यहां तक पॉइंट आपके समझ में, अब कौन सा बलवनी वंश स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बलवन की यदि मैं बात करूं मित्रों, ये एक इलवरी तुर्क जाति से था, इलवरी तुर्क जाति से था। बलवन के यदि मैं जन्म की बात करूं, ये जो बलवन है इसका जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ है। दुर्भाग्यवश बलवन अपनी युवा अवस्था में ही कोई दुर्घटना ऐसी हुई, दुर्भाग्यवश की बात होगी, बलवन को मंगोलों के द्वारा बंदी बना लिया जाता है। जिसके द्वारा मेरे प्यारों, तो ये जो बलवन है ना, इसे मंगोलों के द्वारा क्या है, बंदी बना लिया जाता है। और मंगोलों ने उसे बसरा ले जाकर दास के रूप में जलालुद्दीन के हाथों बेच दिया। पहले गुलाम दास बेचे जाते थे, व्यक्तियों की बोली लगती थी, बसरा ले जाकर एक गुलाम के रूप में बेच दिया, जिसे जलालुद्दीन ने खरीद लिया। इस बलवन की बात है, बहुत शक्तिशाली राजा बने गए। ठीक है, शिक्षा देकर 1223 ईस्वी में इसे दिल्ली लाया गया, और दिल्ली में इसकी धनुर्विद्या, इसके कर्तव्य को देखकर इल्तुतमिश ने इसे खरीद लिया। ठीक है सर, यह तो 1265 से 1287 दे रखा है एनसीईआरटी में भैया, इनके समय में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। यदि मैं एनसीईआरटी को देखूं तो 1266 से 1286 ही राइट है। ठीक है ना, यदि समय की यदि बात करूं तो इसका जो समय जो होगा ना, वो 1265 ना होकर, ठीक है ना, वो 1265 से 1287 ना होगा, और कितना होगा सर जी, वो होगा आपका 1266 से 1286। ये एकदम एक्यूरेट है, 1266 से 1286। बाकी कई बुकों में ये भी मिलता है, कई बुकों में ये भी है, तो ये आपका क्या होगा, एकदम एक्यूरेट राइट होगा। ठीक है मित्रों, बलवन ने ऐसे प्रभावित होकर इल्तुतमिश ने बलवन से प्रभावित होकर इल्तुत या, ठीक है ना, मतलब अब अपने पास ही रखेंगे। और चालीसा ए दल, जिसे मैं बोलूंगा तुर्कान ए चहलगामी में शामिल कर लिया। सही है, अब जब तुर्कान ए चहलगामी में शामिल कर लिया,
तो अब एक बार बलवन के हम जीवन परिचय की बात करेंगे। इनका जो वास्तविक नाम है, यदि मैं बात करूं कि बलवन का वास्तविक नाम क्या होगा, तो आप बता रहे होंगे सर जी वास्तविक नाम तो वाहुद्दीन होगा। क्या होगा सर जी? वाहुद्दीन। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, बहाउद्दीन ऐसे लिख देना है, वाहुद बहाउ ऐसे करेंगे, बाहुद्दीन। ठीक है ना? क्या था सर जी वास्तविक नाम? तो आप बताएंगे वाहुद्दीन था। गद्दी पर बैठा है इल्तुतमिश के समय से मेरे प्यारों, तुर्कान ए चहलगामी में शामिल था। और तुर्कान जो वो तुर्क जो सरदार थे, 40 सरदार ऐसे थे जिसे चाह रहे थे उसे ही गद्दी पर बैठा रहे थे, और जिसे चाह रहे थे उसे गद्दी से उतार रहे थे। जब भी तो देखे होंगे अयोग्य शासक कभी कैसी शासक। लेकिन सबसे पहली नजर किस पर है? तुर्कान ए चहलगामी। तो गद्दी पर बैठते ही बलबन ने क्या कर दिया? तुर्कान ए चहलगामी का विनाश कर दिया। ठीक है ना? क्या सर जी? तुर्कान ए चहलगामी का विनाश कर दिया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलो, तो यदि मैं बात करूं अब गद्दी पर बैठा है, तो आप बताएंगे तुर्कान ए चहलगामी 40 सरदारों का जो गठन था उसका विनाश किसने कर दिया? तो आप बताएंगे सर जी बलबन ने। ठीक है, तो बात तो क्या होगी सर? तुर्कान ए चहलगामी। ये आपको बताना है कौन से? तुर्कान ए चहलगामी की यदि मैं बात करूं सर जी, तुर्कान ए चहलगामी यदि बात होगी, जो 40 सरदार का जो दल है, 40 सरदारों का जो दल होगा, 40 सरदारों का क्या था? ये दल था। ठीक है ना? तुर्कान ए चहलगामी का विनाश कर दिया, समाप्त। ठीक है ना? तुर्कान ए चहलगामी का विनाश किया किसने? तो आप बताएंगे सर जी बलबन ने। गद्दी पर बैठते ही पहले तुर्कान ए चहलगामी का विनाश कर दिया मेरे प्यारों, और अपने विरोधियों के प्रति एक कठोर नीति लागू की है, जिसका नाम था लोह एवं रक्त की नीति। लोह एवं रक्त का मतलब है खून का बदला खून होगा। ऐसी नीति किसने लागू की है? तो गियासुद्दीन बलबन ने मेरे प्यारों। खून का बदला खून होगा। तो यहां से बार बार सिंटो क्यों? चलो, तो ये जो है आपको करना है बढ़िया तरीके से। और इसी के साथ मित्रों, क्योंकि समय हो गया नेक्स्ट क्लास का, तो कल मिलेंगे यहां से। ठीक है ना? चलो, ठीक है, चलो, तो यहाँ से मिलेंगे कल। कह रहे हैं सर जी हरिश्चंद आर्य सर, आपने 1266 1290 तक कराया था कल। मेरा भैया माफी, हे भगवान मुझ क्षमा करो। मैंने कहाँ बता दिया 1266 से 1290 कल? वैसी वो मैंने बलवनी वंश बताया, ना कि बलवन बताया। मैंने बलवनी वंश बताया है भैया, थोड़ा सा ध्यान लगा लो। कैसे करोगे? वो मार लोगे। वो मैंने बलवनी वंश बताया, हाँ बलवनी वंश, ना कि बलवन बताया। ठीक है? बलवनी वंश 1266 से 1290, ये बलवन सुल्तान है जो 1266 से 1286 तक बैठा है। ठीक है? चलो, तो इसी के साथ मित्रों फिर मुलाकात होगी कल यहीं से। ठीक है? और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो सेवक बैच खत्म होने में वीडियो रहे, हाँ पक्का रहेगा। ठीक है? चलो, तो सभी बढ़िया तरीके से अपना ख्याल रखना। ठीक है? तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद, जय भारत।